चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.9। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 11.8 तक देख लिया था और अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11.9 में। कह रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमीन। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि क्यूमीन से आपको फेनॉल बनाना है। मतलब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे क्या दिया है ना कि क्यूमीन से तुमको बनाना है फेनॉल, सही है ना। तो फेनॉल क्यूमीन से बनाना है। तो देखो क्यूमीन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए क्यूमीन को हम बोलते हैं, क्यूमीन जो होता है, क्यूमीन को कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब कि हमारा जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है वो देखो कैसा होता है। ये होता है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सी के साथ यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, है ना। या ऐसे लिख दीजिए आप CH3, यहाँ पे आप लगा देंगे CH3 और यहाँ पे लगा देंगे H। तो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 3 कार्बन है, 1 2 3, है ना। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि बीच वाले कार्बन पे ये पूरा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड योर आइसोप्रोपाइल, और ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। तो सबसे पहला मकसद हमारा ये होना चाहिए कि ये जो क्यूमीन बनता है वो कैसे बनता है ना। तो देखिए क्यूमीन बनाने का बहुत ही सरल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा तरीका है। आप सबसे पहले बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन आप लीजिए। बेंजीन को हम करते हैं क्या कि CH3 CCl और CHCl, CH3 CHCl Cl3, मतलब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप बेंजीन के साथ कराइएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3, और आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हमारा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है वो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, वो क्या है ना। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता है कि जब हम बेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल आपको बनेगा, आपका जो जनरेट होगा C, यहाँ पे आपका C के ऊपर प्लस हो जाएगा एंड हियर इज CH3। और ये जो आपका यहाँ पे कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन आपका इस बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। इस देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आपका ये जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, CH3 एंड H, एंड दिस इज योर क्यूमीन आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे बेंजीन बन गया, ठीक है। चलिए तो बेटा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, है ना। अब हमें बनाना है क्या? फेनॉल बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जब आप O2 के साथ इसका रिएक्शन कराइएगा तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन के साथ जो लगा हुआ कार्बन है, इसके साथ जो ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, ये हीट के प्रेजेंस में, यहाँ पे देखिए हीट लगा दिया हमने, तो हीट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो आपका बॉन्ड है ये क्लीव करता है। और जब ये क्लीव करता है होमोलिटिकली, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे आता है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन पे आ जाता है, सॉरी कार्बन पे आ जाता है। तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे सेपरेशन होमोलिटिकली क्लीवेज होता है, ऑक्सीजन के अंदर भी देखिए बेटा, ऑक्सीजन के अंदर भी होमोलिटिकली क्लीव होता है ये, यानी ये भी अपना एक पाई इलेक्ट्रॉन्स को होमोलिटिकली तोड़ लेता है। और जब ये तोड़ता है तो ऑक्सीजन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और पहले से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो पहले से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो दिख रहा है, चलो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये जो आपका एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों ऑक्सीजन पे आकर स्टे कर जाता है, ठीक है। होमोलिटिकली क्लीवेज, होमोलिटिकली क्लीवेज का मतलब होता है कि जो पाई बॉन्ड आपका टूट रहा है वो इक्वल इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल आपको जो दिख रहा है,
और यहाँ पे जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल दिख रहा है, इन दोनों में बॉन्डिंग होगी। और ये जो आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है, इसके पास 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब यहाँ देखिए, ये जो ऑक्सीजन है आपका, इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ हो जाएगी। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर शेयर करेगा। और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन जो सेपरेट हुआ था, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आता है। तो ये हाइड्रोजन चूंकि फ्री रेडिकल में चेंज हो गया, अब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो सेपरेट हुआ, ठीक है, उसके बीच में दोनों ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे CH3 एंड CH3, और देखिए दोनों ऑक्सीजन आपका यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। यानी हमारा एक इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बना है जिसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। बेटा ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड योर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है ना। तो ये देखिए क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। अब आपको क्या करना है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से हमें बनाना है क्या, फेनॉल बनाना है। ठीक है, हमें फेनॉल बनाना है। तो देखो बड़ा ही आसान सा तरीका है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को आपको फर्दर हाइड्रोलिसिस करना है इन एसिडिक मीडियम। आप H3O+ को H2O लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ मीडियम। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होता है, ये जो आपका पर्टिकुलर कंपाउंड है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये चूंकि देखो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है ना, तो जैसे ही देखिए यहाँ पे ये जो आपका पेरोक्साइड लिंकेज है, यहाँ पे ये जो आपका है ना, ये ब्रेक कर जाता है। और ये जो OH आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आकर अटैच कर जाता है, यानी रीअरेंजमेंट यहाँ पे होता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे जो आपको OH दिख रहा है, वो पर्टिकुलर यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए CH3COCH3 यानी कीटोन बनकर आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एक तो हमारा सिंपल यहाँ पे ये फेनॉल बन जाएगा, और साथ में CH3COO और CH3 यानी कि हमारा एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज योर फिनॉल। तो आप बेटा देखो डायरेक्ट करना, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, पूरा मैकेनिज्म आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म भी बताते चलूंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में आ जाए, क्यूमीन से बताइए आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाते हैं, सॉरी क्यूमीन कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाए कि क्यूमीन कैसे बनाते हैं, तो आप बेंजीन लीजिएगा और बेंजीन को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3। इस रिएक्शन को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। और चूंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आया है वो यहाँ पे आकर अटैच कर जाएगा, यानी यहाँ पे हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल जाएगा। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन में खासियत यह है कि जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, उसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना। मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले दिखाया भी था। फिर वो हाइड्रोजन को हमने होमोलिटिकली क्लीव करके उसको ब्रेक किया, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में अलग हो गया, कार्बन अपना फ्री रेडिकल लेके अलग हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री रेडिकल में टूटेंगे, दोनों ऑक्सीजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इस कार्बन से हो जाएगी और एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ जो यहाँ से निकल के गया था उसके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है। अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई, साथ में इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है और इस ऑक्सीजन का इसके साथ बॉन्डिंग है, यानी यहाँ पे हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, यानी -1 चार्ज आपका डेवलप कर रहा है। तो ये हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को आपको हाइड्रोलिसिस करना है, तो इस फेनोमेनन को हम बोलेंगे, बेटा ध्यान दीजिएगा, इसको बोलता जाता है हाइड्रोलिसिस, है ना। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे जो आपका OH दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे कीटोन, ये जो पर्टिकुलर है एसीटोन बन के बाहर चलाएगा। तो ये पर्टिकुलर हमारा क्यूमीन से हाइड्रोपेरोक्साइड, सॉरी क्यूमीन से हम फेनॉल बना लेते हैं यहाँ पे इसी मेथड को यूज करके। और बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन जेईई मेंस रिसेंटली आपका 1-2 साल पहले भी जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के बेस पे आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन को
स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर हम बात करने जा रहे हैं 11.10। कह रहा है कि राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि क्लोरोबेंजीन से आपको फेनॉल बनाना है। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ा होगा और उसमें क्लोरोबेंजीन आप देखे होंगे कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका डेवलप कर जाता है, जिसके वजह से क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेकिंग है वो इजिली हो ही नहीं पाता है। और इस वजह से क्लोरोबेंजीन एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं कर पाता है ना। तो इसके लिए करते क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि प्रिपरेशन करना है फेनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन और क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, रेस्ट कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से, है ना। तो 6 और 2 8 हो गया ना क्लोरीन का। अब देखिए होता क्या है कि क्लोरोबेंजीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं कर पाता है। यहाँ पे लिखेंगे, देखो दिस क्लोरीन, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्लोरोबेंजीन डू नॉट शो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक, यानी SNAR ये शो नहीं कर पाता, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो नहीं कर पाता ऑन द एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अच्छा पहले ये समझते हैं कि ये क्यों नहीं करता है ना, क्यों नहीं करता ये। तो देखिए बेटा होता क्या है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल हो रहा है। देखो लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रेजोनेंस का फेनोमेनन आपका अप्लाई हो रहा है और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर चुका है। यहाँ पे लिखेंगे हम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो चुका है, मतलब आप सिंगल बॉन्ड को तो आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की खर्च होती है, एनर्जी लगेगी। यानी ये जो डबल बॉन्ड है किसी न्यूक्लियोफाइल के कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस वाले बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता इजिली, है ना। तो इसके लिए हम नॉर्मल कंडीशन पे तो कोई रिएक्शन देख ही नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन लाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम इसके लिए जो कंडीशन लाते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम इसका रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड तो इजिली हो ही नहीं पाएगा, टूट ही नहीं पाएगा, फिर भी हमें क्या करना है, फिनॉल बनाना है, मतलब OH लगाना है Cl को हटाकर। तो देखिए बेटा यहाँ पे ये तो बात समझ गया कि यहाँ पे क्यों शो नहीं करता, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप कर चुका है। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आपके एनसीईआरटी में 3 से 4 ऐसा रीजन बताया गया है कि आखिर क्लोरोबेंजीन जो है या हेलोअरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ऐसा रीजन 4 से 5 रीजन बताया गया कि जैसे क्लोरीन अगर आप बाहर निकालते हैं, Cl को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज वेरी हाईली अनस्टेबल, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल कटायन का फॉर्मेशन आपका जो होता है वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है, वो नहीं चाहेगा कि यहाँ से Cl बाहर निकले जिससे कि हम अनस्टेबल हो जाए। और दूसरी चीज है डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो रहा है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2-3 रीजन है, आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ध्यान से देखिएगा ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा ये हमारा एक्वस NaOH है, दिस इज योर एक्वस NaOH। तो जब आप NaOH से रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे OH माइनस सेपरेट हो जाएगा, Na प्लस सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे माइनस है और इसके ऊपर प्लस है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई नॉर्मल कंडीशन है तो OH यहाँ पे अटैक करेगा और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, नहीं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे इजिली फिजिबल नहीं है, SN2 रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं है अगर हम नॉर्मल कंडीशन देते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर हम अप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पे हमारा जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है, बॉन्ड हमारा कमजोर हो जाता है। और जब यहाँ पे बॉन्ड कमजोर होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फॉर्म कर जाता है O माइनस Na प्लस। ठीक है, तो यहाँ से Cl देखो बाहर चला गया, तो यहाँ से Cl बाहर चला गया, O माइनस Na प्लस, यानी HCl बाहर चला गया और O माइनस Na प्लस जो है ये आकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे O माइनस Na प्लस सब्स्टिट्यूट होता है, यानी H यहाँ से बाहर निकला, O माइनस Na प्लस बाहर चला गया। अब यहाँ पे करेंगे क्या हम, यहाँ पे बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। अब यहाँ पे करना है आपको हाइड्रोलिसिस, है ना। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से जो प्रोटोन है पानी से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही पानी से इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया है, यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बनने वाला है दिस इज योर फिनॉल, है ना। और यहाँ पे NaOH आपका बाहर चला जाएगा, NaOH यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन से अगर फिनॉल बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रिएक्शन कराइए। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन दीजिए, यहाँ पे NaOH दे दीजिए। आपके रिएक्शन में 1 नंबर का सवाल अगर पूछ रहा है, तो 1 नंबर के सवाल में आपको बस यहाँ पे टेम्परेचर 623 केल्विन दे देना और 300 ATM प्रेशर दे देना, है ना। तो जैसे ही दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो Na और Cl के बीच में कंपाउंड बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, Cl हटेगा, OH आके जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे हम OH बना सकते हैं, और साथ में Na और Cl ये बाहर चला गया, यानी NaCl हमारा एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म कर जाता है। तो ये रिएक्शन तुमको याद रखना है, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, दिस इज योर फिनॉल। यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया तुम्हारा, दिस इज योर फिनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, आपको इसको याद रखना है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल देखो बना लिया आपने, है ना। चलिए, तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करिए, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना। एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है बेटा, आप लोग अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, क्योंकि देखो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो जिनको भी समझ में आ रहा है वो थंब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में लिखेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट अगर आ रहा है मन में, आप उसको कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाए, है ना। चलिए लिख लीजिए बेटा जल्दी से फटाफट। तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11.11। तो बेटा देखो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हो चुका। अब हम बात कर रहे हैं, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। तो बेटा इथीन से इथेनॉल बनाना है, तो बड़ा ही आसान सा तरीका, देखो आप लोगों ने हाइड्रेशन पढ़ा होगा, हाइड्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए इसको भी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाया जा सके। देखिए हमने स्पेस तैयार कर लिया और हमारा 11.11 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है मैकेनिज्म बताइए। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की, है ना। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देता हूं मैं, है ना। या चलिए मैकेनिज्म, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11.11 है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आपको मैकेनिज्म बताना है हाइड्रेशन ऑफ इथीन। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर प्रोपीन। ये हमारा हो गया प्रोपीन। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, प्रोपीन का हाइड्रेशन करना है, तो क्या है हमारा हाइड्रेशन, है ना। तो हाइड्रेशन में आपको क्या लेना होता है, हाइड्रेशन में आपको लेना है वाटर इन एसिडिक मीडियम। मीडियम भूलिएगा नहीं बेटा, मीडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशिएट करने का काम, रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम इस मीडियम का ही होता है, यानी ये हमारा रिएक्शन इनिशिएटर होता है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन इनिशिएटर। और इस वाले को हम कहते हैं एसिड कैटलिस्ट, एसिड कैटालिस्ट, क्योंकि ये रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा और फाइनली रिएक्शन से बाहर चला जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे करते क्या है कि स्टेप 1 में देखिए ध्यान से, स्टेप 1 ये हमारा हो गया स्टेप 1। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखिए सबसे पहला रिएक्शन क्या हो रहा है, पानी H प्लस के साथ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा H2O H प्लस के साथ, H प्लस कभी भी अकेला नहीं रहता है, कि पानी के साथ हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। देखो H3O प्लस का इसने फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने लिया है H3O प्लस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है H3O प्लस। देखिए
दिस इज योर H3O प्लस, है ना। तो ऑक्सीजन पे चूंकि यहाँ पे प्लस साइन है, और ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये जो अल्कीन है अभी ये बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। तो स्टेप 1 में रिएक्शन हो रहा है। होता क्या है कि अल्कीन्स आर द न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, अल्कीन न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। सबसे पहले यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इस वाले प्रोटोन को ट्रैप करेगा, तो जैसे ही प्रोटोन को ट्रैप करेगा ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा पानी जो है, वाटर जो है, वो इस रिएक्शन से निकल जाएगा, मतलब रहेगा उसी सॉल्यूशन में, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले हमें इस वाले H को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और H जो है इस कार्बन पे या इस कार्बन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो देखिए ऐड हो जाएगा, क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे CH3CH, मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैच किया अपने आप को, तो यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा तो वहां CH3 होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, एक और हो सकता है, एक और प्रोडक्ट बन सकता है आपका, कि अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन का अटैचमेंट अगर यहाँ पे होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप करेगा, CH3CH2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2 प्लस चार्ज, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस अल्कीन ने क्या किया, इस वाले प्रोटोन को ऐड किया अपने अंदर, और ये जो स्टेप है, दिस इज अ वेरी स्लो स्टेप, बहुत ही स्लो स्टेप होता है, और इस स्लो स्टेप को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी RDS, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कहेंगे RDS। मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जिससे कि हम रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं, है ना, कि हमारा रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा। तो स्टेप 1 से जो आपका इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, इंटरमीडिएट जो फॉर्म करता है वो स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को आप डिस्टर्ब करने जा रहे हैं और उसको आप अनस्टेबल बनाने जा रहे हैं। और अनस्टेबल, देखिए ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, बहुत ही समय लगता है, बहुत ही ज्यादा समय लगता है, तो आपका ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। एक तो समय बहुत ज्यादा ले लिया ये उसमें कन्वर्ट होने में। अब दूसरी चीज कि अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं, अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में, देखो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, है ना। तो अब स्टेप 2 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब स्टेप 2 में हम इस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का रिएक्शन वाटर के साथ हम कराएंगे अभी, है ना। जो हमारा वाटर अभी है ना सॉल्यूशन में, देखो वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर का अटैक होगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमारा स्टार्ट होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, पहले स्टेप में, स्टेप 1 जो है, इन स्टेप 1 देखिएगा, इन स्टेप 1 हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड। पहला हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। दूसरा स्टेप में आप लिखिएगा यहाँ पे कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोकैटायन आपका 2 डिग्री होता है और ये कार्बोकैटायन देखिए 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिसपे प्लस चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई ये 2 डिग्री है। और यहाँ पे देखिए जिसपे कार्बोकैटायन है ना वो सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके बगल में यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कह सकते हैं कि टोटल जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा दैट इज 6, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा होता है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन से प्रेजेंट है और यहाँ पे ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं फॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ पे 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो भी रेट होता है ना जो रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, है ना। मतलब जो भी स्टेप हमारा स्लोएस्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो कि आपका अल्कीन्स है, अल्कीन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करने वाले स्पीशीज होते हैं। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल हमारा H+ था, देखो या H3O+ था,
वो कितना जल्दी यहाँ पे अटैक किया है, और जितना जल्दी अटैक करेगा उतना ही जल्दी हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो देखिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है वो आपका डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, यहाँ पे मैं इसको हटा दूं। अच्छा, मैं क्वेश्चन को भी हटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं। तो देखिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसका जो रेट है, तो देखिए जितना ये लेट से अटैक करेगा, जितना लेट से अटैक करेगा रेट उतना ही स्लो होगा, रेट उतना ही कम होगा, और जितना कम रेट होगा कार्बोकैटायन आपका उतना ही देरी से फॉर्म करेगा। और जब ये कार्बोकैटायन देरी से फॉर्म करता है तो ये चाहेगा कि हम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं और तुरंत ये वाटर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। तो पहला स्टेप हमारा देखो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप में जो इंटरमीडिएट फॉर्म क्या है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो देखिए बेटा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, है ना, एक तो इतना लेट से बना कार्बोकैटायन 2 बना, अब दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से देखिए, दोनों में हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, यानी कि 2 डिग्री वाले पे डिपेंड करता है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, देखिए बेटा स्टेप 2 में, अब हम बात करते हैं स्टेप 2 के अंदर। तो देखिए CH3CH प्लस चार्ज हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया, है ना। तो देखिए ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मोर स्टेबल है, इंटरमीडिएट स्टेबल है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करेगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। इंटरमीडिएट बेटा जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही जल्दी यहाँ पे एडिशन हुआ था। क्लियर हो रहा है? मतलब कहने का हुआ कि ये जो आपका अल्कीन्स है, इसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ था, ये एडिशन जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि इसको स्टेबल कार्बोकैटायन बनना था। और जब भी इंटरमीडिएट हमारा स्टेबल होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो जल्दी हुआ है। और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही जल्दी कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म होगा। और जितना जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक उतना जल्दी करेगा, है ना। तो पहली चीज कि हमने स्लो स्टेप में काफी धीरे धीरे हमने कार्बोकैटायन बनाया, ये तो बनाया। अब इन दोनों में हमें चेक करना है स्टेबिलिटी, तो 2 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, जो कि आपका ज्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा, अब ये चाहेगा कि जितना जल्दी हम स्टेबल हो जाए, है ना। अभी तो क्या है, अभी ये देखो प्लस चार्ज है, अभी प्लस चार्ज कार्बोकैटायन पे है ना, ये कार्बोकैटायन प्लस चार्ज है। ये चाहेगा कि हम जो है अपने अंदर जो है या अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर लें। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए पानी को अपने साथ ऐड करेगा। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जैसे ही यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन के साथ कार्बन की एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनती है, और चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसीलिए ऑक्सीजन पे हो गया प्लस साइन। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे प्लस साइन हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस साइन डेवलप किया। अब बताओ क्या होगा, ये अपने चारों तरफ से खींचातानी करना शुरू करेगा, है ना, और देखेगा कि सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ कार्बन से जुड़ा तो 2 हाइड्रोजन बचा, और ये दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को, एक तो अपना ही इलेक्ट्रॉन था इसका और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, खींच लेगा उसका इलेक्ट्रॉन। इतना ज्यादा पोलैरिटी हो चुका है, इतना ज्यादा ये अनस्टेबल हो चुका है, चाहेगा खींच के हम इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लें। तो अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन पे चलाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे माइनस साइन डेवलप कर जाएगा, और माइनस और प्लस मिलकर हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन ये जो है ना बेटा वो फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से H प्लस जो है वो फ्री हो गया, देखो H प्लस जो है वो फ्री हो गया। अब क्या बना, C के साथ OH बन गया, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं CH3 CH OH और हमारा हो गया CH3। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री एल्कोहल।
तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने आपका काफी टाइम ले लिया इस रिएक्शन को समझाने में, मुझे समझाना था, इसीलिए मैंने इतना डिटेल आपको बताया है। कभी भी अगर एडिशन रिएक्शन आ जाए, हाइड्रेशन रिएक्शन आ जाए इथीन पे, तो बस ध्यान ये रखना है कि आपको ऐड करना है सबसे पहले प्रोटोन को ऐड करने के बाद कार्बोकैटायन जितना पॉसिबल है बनाइए। कहीं अगर रीअरेंजमेंट का चांसेस है या आप रीअरेंज अगर लग रहा है कि वो रीअरेंज हो सकता है, तो आप उसको रीअरेंज भी करिए, और रीअरेंज करके आप मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करिए, और फिर आप पानी का अटैक कराइए, है ना। कभी भी ध्यान में रखिएगा, सीधे सीधे H+ को अटैक मत करा दीजिएगा। बहुत सारे बुक्स में और आप देखिएगा कि यहाँ पे सीधे H+ का अटैक। तो देखो बेटा ध्यान से, कभी भी H+ फ्री नहीं रहता है, पानी में H+ हमेशा हाइड्रोनियम के फॉर्म में ही रहता है। तो ये आपका करेक्ट मैकेनिज्म होता है ना। तो पानी में जो H+ है वो हाइड्रोनियम के फॉर्म में रहेगा, तो हाइड्रोनियम से ही आपका H+ जाएगा। या तो H+ कहो आप, या तो हाइड्रोनियम कहो। सुविधा के लिए H+ का एडिशन करा देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा करेक्ट मेथड हमारा ये होता है ना। हाइड्रोनियम का प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा और ये वाटर आपका फ्री हो जाएगा। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है। आपको बस 2 ही स्टेप ध्यान रखना है, स्टेप 1 और स्टेप 2। बस इतना ध्यान रखिए, आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी ये सब इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन मैं और आपको दे देता हूं कि इफ पॉसिबल, अगर कहीं पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट शुड बी डन। अगर पॉसिबल है तो आपको रीअरेंजमेंट कराना ही कराना है, ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन बना है तो उसको रीअरेंज कराना है। अगर पॉसिबल है तो कराइएगा, बिना कराए आपको यहाँ वाटर का अटैक ही नहीं कराना है, क्योंकि वाटर हमेशा मोस्ट स्टेबल वाले पे अटैक करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, वाटर ऑलवेज अटैक्स ऑन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। बेटा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो चूंकि एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, अभी एनसीईआरटी की कंप्लीट सीरीज चल रही है, और एनसीईआरटी की सीरीज में मैं आपको बहुत ज्यादा डीपली मैं कॉम्पिटिटिव लेवल तक मैं नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि ये भी लेवल 1 है। अब लेवल 2 में मैं जाऊंगा जब, तो इससे रिलेटेड कम से कम 10 से 15 सवाल ऐसा मैं दूंगा आपको, जो कि आपके सोचने पे मजबूर आपको कर सकता है, और आपको ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी लॉजिकल एबिलिटी, ये सब आपको बहुत अच्छा कर देगा। क्योंकि अभी तो आप सिंपल एक बेस लेवल पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन कैसे आपका फॉर्म करता है। अभी कोई भी रीअरेंजमेंट की मैंने बात नहीं किया है। क्वेश्चन अगर इसके अंदर आएगा तो मैं रीअरेंजमेंट की भी बात करूंगा। अभी सीधे सीधे आपसे ये कह रहा था कि मैकेनिज्म बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो कहा है हमने आंसर बस वही दिया है, इसके अलावा मैंने कोई भी और आंसर नहीं दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं चल रहा हूं। इसके आगे अगर मान लीजिए हम अगर सीखना चाहते हैं, तो क्वेश्चन से बियॉन्ड जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन के बियॉन्ड में सारा रीअरेंजमेंट करके आपको दिखाऊंगा। तो बेटा अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहाँ आंसर कर दिया, आपको बस यही दोनों स्टेप लिख देना है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स यहाँ पे लिख देने हैं, और आपका मार्क्स देखिए कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, तो कर लीजिए फटाफट। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.12। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यू आर गिवन बेंजीन कॉन्क H2SO4 NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट्स। मतलब आपको यहाँ पे जितने रिएजेंट दिए गए हैं इनका यूज करना है, और आपको यहाँ पे बनाना है फेनॉल। तो बेटा ध्यान से देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि बेंजीन, यहाँ देखिए आपको यहाँ पे बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस बेंजीन को क्या करना है, कॉन्क H2SO4 और NaOH को यूज करके आपको फेनॉल बनाना है। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे अगर आप यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि कॉन्क H2SO4 आपने यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको हीट कर दिया। तो देखो बेंजीन चूंकि क्या है कि एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करता है। तो चूंकि कॉन्क H2SO4 क्या है कि जब आप इसको हीट करिएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल रिलीज होता है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्क H2SO4 एक इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करता है,
और उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम है SO3H। और ये कैसे होता है, ये कंप्लीट मैकेनिज्म हमने आपको बता दिया है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। दो H2SO4 मिलकर आपको SO3H प्लस को रिलीज करता है, यानी दो H2SO4 मिलकर, यहां देखिए जैसे H2SO4 में हमारा क्या है, ये हमारा H2SO4 हो गया, ठीक है, दिस इज और H2SO4। एक और H2SO4 आप ले लीजिए, HO सल्फर डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O। अब यहां से देखिए बेटा, एक हमारा एसिड का काम कर रहा है और एक हमारा बेस का काम कर रहा है। तो एक एसिड बन जाता है, एक दूसरा बेस बन जाता है। सिंपल आपको मैं बता रहा हूं, एक ट्रिक के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो देखिए यहां से क्या होता है, यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गया, बचा क्या, तो देखिए बचा यहाँ पे HSO4 माइनस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हुआ आपका SO3H प्लस। देखो SO3H प्लस, तो हमारा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसी का यूज करेंगे। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, आपको पता है कि बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जाकर ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने SO3H को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? चलो SO3H को हमने लगा दिया। अब यहां देखते हैं, ठीक है, यहां पे हमने SO3H को लगा दिया। अब आपको दिया गया है कि NaOH क्या काम करेगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, NaOH का काम क्या है कि NaOH एक बेस होता है और ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये बेस है और यहाँ पे देखो एसिडिक प्रोटॉन है। तो ये क्या करेगा कि इस एसिडिक प्रोटॉन को यहां से निकालेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड OH को बाहर निकालेगा। H और OH आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ने से यहाँ पे पानी बन के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे वाटर बन के बाहर गया, यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन रहा है आपका SO3 माइनस Na+, यानी कि सोडियम सल्फोनेट, मतलब सोडियम इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं, यानी कि ये हमारा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब बेटा ध्यान से देखिए कि अभी भी हमें फिनॉल हमारा नहीं बना है, तो अब इसको क्या करना है, इसको अगेन आप क्या करोगे, अगेन आप यहाँ पे H2O के साथ मतलब हाइड्रोलिसिस करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं करिए, यहाँ पे आप अगेन NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराइए। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, SO3Na का रिएक्शन हम फिर से NaOH के साथ कराएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है, यानी कि O माइनस Na+, यानी कि सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि SO3 यहां से निकल गया, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका जो NaO आपका दिख रहा है, यहाँ पे दिस NaO, देखो बेटा यहाँ पे जो NaO है वो यहाँ पे आकर सब्स्टिट्यूट कर जाता है, और यहाँ से Na2, देखिए SO3H यहाँ से बाहर निकल गया, Na भी बाहर चला गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारे पास क्योंकि यहाँ से आपने क्या निकाला था, पानी निकाल दिया था। अब पानी से क्या होगा, प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, देखो पानी से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा, ये प्रोटोन को ट्रैप करके यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा, दिस इज योर फिनॉल, और साथ में NaOH आपका बाहर निकल गया एज अ बाई प्रोडक्ट, है ना, दिस इज कॉल्ड योर फिनॉल, ये हमारा हो गया फिनॉल। तो बेटा याद रखिएगा ये कैसे बनता है ना। तो बस हमने कुछ नहीं किया है, हमने कॉम्प H2SO4 लिया, साथ में NaOH लिया और दोनों को मिलाकर हमने ये प्रोडक्ट बनाया। सबसे पहले आपको कॉम्प H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका SO3H एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। SO3H को फिर से NaOH के साथ रिएक्शन करिएगा, SO3Na बन जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है। यानी कि फर्स्ट हमारा ये देखो, फर्स्ट हमारा ये बन गया, ठीक है ना। दूसरा हमारा SO3Na बना जब NaOH के साथ अगेन ट्रीटमेंट करिएगा, दूसरा हमारा बना। तीसरा देखो इसका रिएक्शन फिर NaOH के साथ कराओगे तो तीसरा प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। फिर इसका रिएक्शन वाटर के साथ, जो हमारा सॉल्यूशन में वाटर है उसके साथ रिएक्शन कराइएगा, तो यहाँ पे O माइनस H को ट्रैप करेगा और यहाँ पे चौथा जो हमारा प्रोडक्ट बनने जा रहा है दैट इज फिनॉल। तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये प्रोसेस भी चल सकते हैं। देख लीजिएगा नंबर कितने नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11.12। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.13। कह रहे हैं कि सो हाउ विल यू सिंथेसाइज
1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम सुटेबल अल्कीन। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अल्कीन से अल्कोहल बनाना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग अल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन, मतलब SN2 को यूज करके आपको यहाँ पे अल्कोहल बनाना है हैलाइड से। तो मैंने आपको कई सारे तरीके को सिखाया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां विजिट करिए, वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें अल्काइल हैलाइड्स के 3 घंटे का लेक्चर है, पूरा 3 घंटे का लेक्चर है। आप सारे क्वेश्चंस वहां से आप कर सकते हैं। 2 से 2.5 घंटे का कंप्लीट थ्योरी आपको मैंने बताया है, पूरा NCERT का निचोड़ मैंने आपको बताया है। आप उसको अच्छे से स्टडी करिए, पढ़िए, देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो 3 से 4 घंटे का जो वीडियो है, प्रॉब्लम वीडियो है, उसको आप करिए। उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चाहे आपका देखो, आपको IIT का एग्जाम देना हो, नीट का एग्जाम देना हो, NCERT को एक एक चीज, एक एक लाइन आप पढ़ के जाइए। हमने एक एक क्वेश्चन को कराया है, आप पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि NTA जब से एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया है, कंप्लीट NCERT का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करना है। तो वहां पे मैंने कंप्लीट NCERT का सारा कोर्स मैंने दिया है, वहां पे वीडियो बना के डाला है। बस आप लोग जाकर वहां विजिट करिए, देखिए, और पेशेंस के साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप वहां देखना शुरू करिए। देखिए, आपका 2 से 3 दिन के अंदर, अगर आप रिपीट करके उसको बार बार देखते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर क्वेश्चन पे आपका बहुत ज्यादा कमांड हो जाएगा। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.13। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से हमारा अल्कीन से अल्कोहल बनाना है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ठीक बेटा, ध्यान से इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा ये भी क्वेश्चन है। आपको एकदम ये जो क्वेश्चन है जनरली बहुत अलग अलग तरीके से ये पूछ दिया जाता है। देखो, अल्कीन से अल्कोहल बनाने का हमने कई तरीका आपको बताया था। जैसे आपके पास अल्कीन है, सपोज करो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। आप इसका हाइड्रेशन करिए वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आप यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करते हैं, और मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जहां पे हाइड्रोजन आपका ज्यादा होता है वहां हाइड्रोजन लगाना है, और जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहां पे आपको OH को प्लेस करना है। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्ट आपका बन गया, पाई बॉन्ड तोड़िए और CH3 CH यहाँ पे OH लगाएंगे, और यहाँ पे आपका CH3 बन गया, यानी 2 प्रोपेनॉल बन गया। सेम यही चीज आपको यहाँ पे भी यूज करना है। तो बेटा देखिए 1 फिनाइल इथेनॉल बोल रहा है, मतलब आप पहले क्या करिए, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। देखिए 1 फिनाइल इथेनॉल, तो पहले क्या करिए आप ना इथेनॉल बनाइए, CH2 और यहाँ पे हमने इथेनॉल लगा दिया, और यहीं पे आपने एक फिनाइल ग्रुप को यूज किया है ना। देखो ये हमारा फिनाइल हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, 1 फिनाइल इथेनॉल। तो बेटा 1 फिनाइल इथेनॉल कैसे हुआ, तो देखो ये हमारा 2 कार्बन है, इस दोनों कार्बन को काउंटिंग करो आप, जहां पे अल्कोहल लगा है ना बेटा वहीं से आपको 1 लिखना है, 1 और 2। तो देखो 1 पे फिनाइल हो गया। अगर बेंजीन एज अ ब्रांच हम यूज करते हैं तो इसको हम फिनाइल कहते हैं, दिस इज योर फिनाइल, ये हमारा फिनाइल कहलाता है। तो अल्कोहल जिस कार्बन से है वो हमारा फिनाइल हो गया। अब यहाँ देखो 2 कार्बन के लिए इथेनॉल कहते हैं, तो 1 फिनाइल इथेनॉल है ना, 1 फिनाइल इथेनॉल बन गया। अब इसी से आपको क्या करना है ना, अल्कीन्स का फॉर्मेशन करना। तो देखो बहुत ही आसान है, आपने यहाँ अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दो। तो देखिए डिहाइड्रेशन आप करते हैं तो क्या करते हो, तो अल्कोहल जिस कार्बन से लगा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और ठीक यहाँ पे बगल में बीटा कार्बन होता है। तो अल्कोहल यहां से निकालिए, बीटा से हाइड्रोजन निकालिए इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, कॉन्क H2SO4 को दिया। अब जैसे ही कॉन्क H2SO4 आप देंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, यानी कि OH और H बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि हमारा यहाँ पे स्टाइरीन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए हमारा यहाँ पे स्टाइरीन बन रहा है, इसका मतलब है कि स्टाइरीन का हम अगर हाइड्रोलिसिस कर दें, ध्यान से देखिएगा आपको क्या कह रहा है, इथेनॉल बनाना है सुटेबल अल्कीन से। तो पहले हमने क्या किया, इसका डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाया, और हमको पता चल गया कि ये अल्कीन है, और इसका हम अगर हाइड्रेशन कर दें, अगर हम पानी ऐड कर दें, हाइड्रेशन कर दें, यानी H2O और H+ ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से आप देखिए जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे H लगाइए, और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे OH लगाइए। क्या हो गया, 1 पे फिनाइल, देखो बेटा 1 पे फिनाइल है ना, और इथेनॉल, ये देखो इथेनॉल हो गया 2 कार्बन। इसका मतलब हमारा सुटेबल अल्कीन क्या था, स्टाइरीन था।
तो आप सबसे पहले जो भी गिवन अल्कोहल है उसको डिहाइड्रेट कर लीजिए, और डिहाइड्रेट करने के बाद एल्कीन चेकआउट कर लीजिए कि अल्कीन क्या बन रहा है, दैट इज योर सुटेबल अल्कीन, है ना, जहां से हम अल्कोहल बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन ये हो गया हमारा, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी की, है ना। कह रहा है साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाओ यूजिंग अल्काइल हैलाइड। बेटा ध्यान से देखिएगा, हमें यूज करना है क्या, अल्काइल हैलाइड, है ना। तो अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, देखिए कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए अभी मैं इसको ना मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना बेटा यूजिंग अल्काइल हैलाइड। तो देखिए अल्काइल हैलाइड है हमारा RX, इसका हम अगर रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ पे X को बाहर निकाल दोगे आप और रिएक्शन फॉलो करोगे SN2, और यहाँ पे आपका अल्कोहल बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्कोहल बनाना है, अल्काइल हैलाइड सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से देखिए, जो हमारा अल्कोहल दिया है पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो यहाँ पे हम बनाएंगे साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। देखो बेटा यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं ये सिंक्रोनाइज करके मिलाकर ही देखिएगा। जैसे साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, देखो ये मिथेनॉल हो गया, ये हो गया तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल, है ना, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। अब क्या करना है हमें कि हमें अल्काइल हैलाइड चूज करना है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा। इसका मतलब है कि अल्कोहल यहां लगा हुआ है, अगर हम यहां हैलाइड लगाते हैं, सपोज करो कि अगर मैं यहां पे हैलाइड लगाता, X लगा देता और इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराता, तो ये हमारा जरूर SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, या SN1 रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आपका कार्बोकैटायन ज्यादा, सॉरी यहाँ पे जो आपका हैलाइड लगा हुआ है ये हैलाइड इजिली यहाँ से बाहर चला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये यहाँ पे अटैक करके X को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो हमारा यहाँ पे जो सुटेबल हैलाइड होगा दैट इज CH2 एंड OH। देखिए सुटेबल हैलाइड क्या है हमारा, जैसे X के जगह पे आप यहाँ क्लोरीन लगा दें या ब्रोमीन लगा दें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमिथाइल या क्लोरोमीथेन। ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन, ठीक है बेटा, साइक्लोहेक्साइल क्लोरोमीथेन ये हमारा हो गया। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखो अल्कोहल बन जाता है, यानी कि साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको बस यहाँ पे चूज करना था कि कौन सा सुटेबल हैलाइड होगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है थर्ड नंबर में कि पेंटेन 1-ऑल बनाना है यूजिंग सुटेबल अल्काइल हैलाइड। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, एल्काइल हैलाइड से आपको अल्कोहल बनाना है और पेंटेन 1-ऑल चाहिए ना, तो पहले आप क्या करिए, यहाँ पे पेंटेन 1-ऑल बना लीजिए, है ना। C नंबर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटेन 1-ऑल बनाओ। पेंटेन 1-ऑल यानी कि 1 यहां देंगे अगर, तो ये हमारा हो गया पेंटेन 1-ऑल, ठीक है। तो दिस इज योर पेंटेन 1-ऑल। अब कह रहा है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड आपने लिया था, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर हम हैलाइड यहीं पे ले लें, यानी कि Cl अगर यहीं पे ले लें और इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज OH-। एक्वस मीडियम में बेटा ध्यान रखिएगा KOH जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, यानी OH- न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और ये यहाँ पे अटैक करके Cl को यहाँ से बाहर निकाल देता है। और क्या बन जाएगा सोचो, यहाँ पे आपका बन जाएगा C एंड OH, है ना। इसका नाम है पेंटेन 1-ऑल। दिस इज योर पेंटेन 1 पे ऑल, है ना। तो पेंटेन 1-ऑल का फॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब हैलाइड हमारा यहाँ रहा होगा, तभी तो अल्कोहल यहाँ पे आया ना। तो पेंटेन 1-ऑल बनाना है तो आपको क्या करना है कि 1 क्लोरो पेंटेन आपको लेना होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 क्लोरो पेंटेन आपको लेना होगा, ठीक है। तो बस आपको रिवर्स करके सोचना है थोड़ा, है ना। इन सभी क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, रिवर्स करके सोचा है, उल्टा सोचा है, और जब आप उल्टा सोचेंगे तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा, है ना। बस ये ध्यान रखिएगा, उल्टा सोचिए, कभी कभी उल्टा सोच के भी आंसर सीधा आ जाता है ना। तो यही काम हम लोग ने यहाँ किया है ना, उल्टा सोचिए सीधा आंसर आ जाएगा।
तो बेटा बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.14 की। कह रहे हैं कि गिव टू रिएक्शंस दैट शोज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है, एसिडिटी से क्वेश्चन आता है, एक समझ जाएंगे बाकी अपने आप बनने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे हम दो रिएक्शन लिखने वाले हैं, है ना। कह रहा है कि दो रिएक्शन दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका फिनॉल का एसिडिटी बोल रहा है। तो देखिए फिनॉल्स जो होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे ये आपका फिनॉल हो गया, है ना। फिनॉल बेटा एसिडिक नेचर का होता है और कंपेयर करना एसिडिटी विद दैट ऑफ इथेनॉल, मतलब हमें क्या करना है, इथेनॉल से कंपेयर करना है। तो देखिए पहले तो हमने रिएक्शन दिखाया है यहाँ पे, जैसे मान लो कि फिनॉल सॉल्यूशन में, फिनॉल का जो सॉल्यूशन है उसमें हम सोडियम मेटल को डालते हैं। तो जैसे ही आप सोडियम मेटल को डालेंगे यहाँ से हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड बाहर चलाएगा। ये जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन गैस एज अ पॉप साउंड ये बाहर चला आता है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, O- और Na+। ठीक है, सोडियम जो मेटल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यहाँ पे दो सोडियम लगा लीजिए, दो सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और वो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन को मिला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O- Na+, और साथ में यहाँ पे क्या मिल गया बेटा, हाइड्रोजन गैस मिल गया। तो देखिए यहाँ पे H2 आपका फॉर्म कर गया, हाइड्रोजन गैस आपका फॉर्म कर गया। तो पहला रिएक्शन है। दूसरा, अगर इसी फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं, सपोज करिए कि इसी फिनॉल का रिएक्शन हम बेस के साथ कराते हैं, जैसे ये हमारा अल्कली हुआ, ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेस है, तो यहाँ पे सेम चीज आपका बनेगा, सेम प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहाँ पे O- Na+, दिस इज कॉल्ड योर सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड आयन, है ना। ये हमारा बेसिकली सॉल्ट होता है ना, सोडियम सॉल्ट होता है, और ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी है ना। देखिए अब ये जो हमारा है ना, ये रेजोनेंस में स्टेबलाइज है। तो चूंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो आपका आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजोनेंस में पार्ट प्ले रहा है। तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे, है ना, ऑर्थो पोजिशन पे फर्दर आप देखिए इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस वाले पोजीशन पे आएगा, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर अगेन देखो ये इधर, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करिए, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। बेटा एक चीज ध्यान से देखिए कि जो फिनॉक्साइड आयन है, नेगेटिव चार्ज है, वो आपका ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपका बना है, जैसे ये हमारा 1, 2, 3 और 4, देखो स्ट्रक्चर 1, 2, 3 एंड 4 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब बेटा आपका ध्यान रखिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन के अंदर वो इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका बढ़ रहा है। अब देखिए रेजोनेंस जहां पे होता है वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ता है, यानी कि स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज कर जाता है। देखिए स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, और देखिए स्टेबिलिटी के बढ़ने से आपका करस्पॉन्डिंग जो एसिड रहा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब हम यहाँ पे देखो इसको मानते हैं एसिड, और जैसे ही हमने इसमें से H निकाल दिया, यहाँ से H निकाल दिया इन फॉर्म ऑफ H2, जैसे ही H निकालोगे यहाँ पे आपका बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। याद रखिएगा एसिड से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, देखो कहीं भी अगर मान लो एसिड में से H को बाहर करोगे, यहाँ कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, और अगर बेस में H ऐड करेंगे आप, है ना, H ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आपको एसिड मानना है और वहां से H को बाहर कर देना है, तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो हमने H को बाहर कर दिया, कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब देखना है कि कॉन्जुगेट बेस कितना ज्यादा स्टेबल है। ध्यान देखिए बेटा, अगर कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। यानी कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। जितना ज्यादा ये हमारा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, उतना ही जल्दी H को फ्री कर देगा, उतना ही जल्दी H को बाहर निकाल देगा।
और जितना जल्दी हमारा कोई भी सब्सटेंस H को फ्री कर देता है, आप समझिएगा उतना बढ़िया एसिड होता है ना। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट आपका ज्यादा स्टेबल है, जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बनेगा उतनी ही ज्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बनेगी, यानी कि यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फेनॉल का ज्यादा होगा। बट यहां ध्यान रखना एक बात कि अगर मान लीजिए हमने फेनॉल लिया, इसका कंपेयर हम अगर इथेनॉल के साथ कराते हैं, इथेनॉल, आप जानते हैं इथेनॉल क्या होता है, तो ध्यान से देखिए बेटा, इथेनॉल हमारा C2H5OH है, देखिए C2H5OH है। तो देखो C2H5 में कोई भी यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्यों? आप इससे H को बाहर निकालो, तो जैसे ही H को बाहर निकालिएगा यहाँ पे हो जाएगा C2H5O-, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इजिली किसी भी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आसानी से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ध्यान देना, यहाँ पे काफी ज्यादा अनस्टेबल है। तो देखिए अगर हमारा कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड वीक होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मदद करने वाला है। अगर कॉन्जुगेट बेस, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम है, यहाँ जैसे आपका फिनॉक्साइड वाले में जो आपका एल्कोक्साइड वाले में था वो बहुत कम था, तो अगर कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी कम है तो ध्यान रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो करस्पॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कॉन्जुगेट बनेगा उतनी ही ज्यादा करस्पॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और जितना ही हमारा स्टेबिलिटी घटेगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाता है। स्टेबिलिटी घटेगा एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम बेस के स्ट्रेंथ की बात करें, बेस की स्ट्रेंथ की बात करें, तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बेसिक नेचर उसका बहुत वीक होगा। तो बात करें अगर हम बेसिक नेचर की, तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर एल्कोक्साइड आयन एंड दिस इज योर फेनॉक्साइड आयन। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, छोटा सा एक जगह बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फेनॉक्साइड आयन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ये वीक होती है एज कंपेयर टू एसिटेट आयन, है ना। दिस इज कॉल्ड योर एसिटेट आयन, या आप कह सकते हैं यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन, ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, यानी कि RO- आयन, है ना। तो RO- का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन आपका फेनॉक्साइड आयन का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। आपसे सवाल पूछ सकता है कि व्हाई द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉक्साइड आयन इज लोअर एज कंपेयर टू द एल्कोक्साइड आयन, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बताइएगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है ना, रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, और जब भी डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कम स्टेबल है। इसीलिए बेटा ध्यान रखिएगा कि फेनॉक्साइड आयंस आपका ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इसी वजह से इसकी करस्पॉन्डिंग जो एसिड होती है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। लेकिन जो आपका एल्कोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए कॉन्जुगेट जो एसिड होता है वो आपका वीक एसिड होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो रिएक्शन भी बता दिया, एक तो हमारा सोडियम के साथ, दूसरा NaOH के साथ, ठीक है। एसिडिक नेचर फेनॉल, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फेनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। तो आपको फेनॉल का एसिडिक नेचर इथेनॉल से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ, इसका आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, ठीक है, तो आप पहले क्या करिएगा, ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि फेनॉक्साइड आयन, है ना, फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, थ्रू रेजोनेंस, while alkoxide ion is while alkoxide ion is not stabilized, है ना, hence corresponding acidic strength of phenoxide ion, that is phenol is higher। तो आपको ना ये आंसर बस
जाकर वहां बोर्ड में लिख देना है। कि प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे आप लिखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो क्यों आपका होता है, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और जो आपका एल्कोक्साइड है ना वो उसके अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे जो एसिडिक नेचर है वो फेनॉल का ज्यादा होता है, लेकिन आपका एसिडिक नेचर अल्कोहल का कम होता है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान दिमाग में रखना है, तो इसको लिख लीजिएगा, है ना। फिर कह रहे हैं कि एक्सप्लेन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ इसको, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 11.14। अब मैं बात कर रहा हूं 11.15 की। कह रहा है एक्सप्लेन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, दिस इज योर फेनॉल, एंड ऑर्थो पे हमने लगा दिया NO2, है ना, यहाँ पे NO2 लगा दिया। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। और यहाँ पे मैंने बना लिया ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल, दिस इज योर ऑर्थो एंड दिस इज योर OCH3, है ना। इसको बोला जाएगा ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल। तो रीजन बड़ा साधारण सा है बेटा, ध्यान से देखिए। NO2 ग्रुप जो है ना, ये -M इफेक्ट शो करता है, आप जानते होंगे। -M के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को ये विड्रॉ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये इधर, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, यहाँ पे प्लस साइन जनरेट करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बैक सप्लाई दे देगा, और यहाँ पे इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे प्लस साइन आ गया, और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ देगा, तो ऑक्सीजन पे हो जाएगा प्लस साइन। अब देखो, ये ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस साइन आता है, ये क्या होता है, ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए चाहेगा कि हम यहाँ पे H को फ्री कर दें। तो ये H को क्या करेगा, इजिली फ्री करेगा, और जितना जल्दी ये H को फ्री कर देगा उतना ही समझिएगा ये ज्यादा एसिडिक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ को इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप यानी -M इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज योर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, H को फ्री करेगा, ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे OCH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, एक बात मैं बता रहा हूँ कि बेंजीन से जो डायरेक्ट एटम लगा हुआ है, अगर उस पे इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो समझ लेना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू देगा, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। और जब यहाँ बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, तो ये इजिली यहाँ से फ्री H को नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री इसलिए कर रहा था क्योंकि अपने आप को न्यूट्रल बनाना चाह रहा था। अब यहाँ पे क्या बेटा, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से ही प्यार करता है, और ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन इजिली ऑक्सीजन को मिल रहा है, आसपास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लाउड रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो H को फ्री नहीं करेगा। तो यहाँ पे H जो है ना, ये क्या है, काफी इनर्ट है, इलेक्ट्रॉन्स, ये H जो है वो फ्री ही नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन में बढ़ा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इसको सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, जिसकी वजह से H को फ्री ही नहीं कर पाएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप रहेगा, यानी कि यहाँ पे +M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा बेंजीन में, तो समझिएगा उतने ही कम पोलर होगा, है ना, लेस पोलर। यहाँ लिख देंगे लेस पोलर, और यहाँ पे लिखेंगे हम मोर पोलर। ध्यान रखिएगा, ये हो गया मोर पोलर। तो जितना ज्यादा पोलर होगा, समझना एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल is greater than ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल।
तो इसको बोलते हैं ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल और इसे बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज यहां लिखेंगे बिकॉज NO2 is electron withdrawing group. It increases the positive charge, या it increases the positive charge of OH, यानी कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। hence H plus is easily deprotonated, ठीक है, while in case of ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल, ठीक है, ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल केस में क्या होगा कि OCH3 is electron releasing group. It increases electron density in benzene ring. देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है एंड डिक्रीजेस द पोलैरिटी, यहां लिखेंगे डिक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH। ठीक है बेटा, तो OH का यहाँ पे पोलैरिटी क्या कर रहा है? ये घटा रहा है ना। यहाँ पे OH का पोलैरिटी क्या होगा? बढ़ रहा है। तो देखो याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर प्लस चार्ज रहेगा पोलैरिटी बढ़ेगा, अगर प्लस चार्ज नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा पोलैरिटी घटेगा, है ना। डिक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH, हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ आपका घट जाएगा। तो ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपसे सवाल पूछे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल से, तो आपको ये पूरा रीजन स्टेटमेंट के साथ, डायग्राम के साथ आपको ये पूरा बनाना है। आप इसको लिखिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखिए फटाफट। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.16। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11.16। तो 15 तक तो हम लोगों ने कर लिया और अब मैं बात करने जा रहा हूं 11.16 के ऊपर। तो बेटा ध्यान रखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप एक्टिव अटैच टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स, है ना, यहाँ पे टुवर्ड लिख लेना, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम OH ग्रुप को प्लेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने OH ग्रुप को प्लेस कर दिया बेंजीन के ऊपर, तो ये क्या करेगा? बेंजीन को एक्टिवेट करेगा। इसका मतलब एक्टिवेट करने का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। अब बेटा देखो बेंजीन को एक्टिवेट करेगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि OH ग्रुप, देखिएगा OH ग्रुप एक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज, ठीक है, यहां तक तो आप इतना तो कर ही लेंगे, इतना तो लिख ही लेंगे आप। कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजीली अटैक होगा जब यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। सिंपल सा आपका कह रहा है कि एक्टिवेट करेगा, और जब भी ये बेंजीन एक्टिवेट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अटैक करेगा, मतलब अटैच करेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखो बेटा, एक OH ग्रुप जो है आपका, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और ये शो करता है +m इफेक्ट, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, +m इफेक्ट कैसे कर रहा है? तो ध्यान से इसमें यहाँ पे समझना होगा आपको कि ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके ऊपर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएगा, तो ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है वो टूटकर इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे इस कार्बन पे आया, उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए पहले स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे OH है, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया नीचे की तरफ, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया।
अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटकर इस कार्बन पे आया था, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अगेन लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो फिर यहाँ पे देखिए रेजोनेंस का कंडीशन फुलफिल हो रहा है ना, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा एक और स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमारा निगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ऊपर में हमारा OH हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए अब यहाँ देखिए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, देखो निगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर इस कार्बन पे आ जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये टूटकर इस कार्बन पे आया था, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन एंड हेयर इज योर OH, यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब ध्यान से देखिए OH ग्रुप ने क्या किया, OH ग्रुप ने नेगेटिव चार्ज डेवलप कराया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को बढ़ाया। देखिए हर जगह इलेक्ट्रॉन है, ऑर्थो पे और पैरा पे तो सबसे ज्यादा है ना। यहाँ देखिए दिस पोजीशन इज योर ऑर्थो, और ये जो पोजीशन है बेटा ध्यान से देखिए ये हो गया पैरा, और ये जो पोजीशन आपका दिख रहा है ये अगेन हमारा ऑर्थो हो गया। यानी कि ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है। यहाँ लिखेंगे ऑर्थो एंड पैरा हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ऑर्थो और पैरा पे हुआ है। तो ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज्यादा, देखिए ऑर्थो फिर पैरा फिर अगेन ऑर्थो पे आया, तो ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपॉजिट होगा। अब देखिए जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना। अब मान लीजिए अगर हमने कहीं रसगुल्ला रख दिया, चींटी तो वहीं आएगा ना, पत्थर रखेंगे तो चींटी तो पत्थर के पास तो आएगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव चार्ज जहां रहेगा इलेक्ट्रोफाइल तो उसी के पास आएगा। इलेक्ट्रोफाइल में तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच करेगा, यहाँ पे करेगा, और आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कर सकता है। यानी इन तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि OH ने क्या किया, बेंजीन को एक्टिवेट करा दिया, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी, है ना। तो OH ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन, देखो लोन पेयर ऑफ OH इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। देखिए लोन पेयर जो है ना आपका बेंजीन, लोन पेयर जो OH का है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे होगी, ऑर्थो एंड पैरा हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हेंस यहां लिखेंगे हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट, बस आपको इतना ही लिखना है, अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बस इतना आप आंसर लिख दे बेटा। पहले तो ये जरूर यहाँ पे कीजिएगा, ये बनाइएगा OH, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल दिखाइएगा, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना और ये दिखा देना ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है। फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख देना। आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो ये तुरंत आपका बन जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया है उतना आप अगर कर लिए तो 100% नंबर आना है, जान लीजिए, है ना। चलिए तो हमने क्वेश्चन कर लिया ये वाला 11.16। तो चलो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो, तो स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद हम 11.17 आपको बताते हैं। देखिए 11.17 बड़ा आसान है, इसमें सिर्फ आपको एक रिएक्शन लिख देना है कि आपका जो ऑक्सीडेशन होगा प्रोपेन का वो क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल का क्या होगा। तो ये सारा रिएक्शन तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसको करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 11.17 की। कह रहा आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आप इक्वेशन लिख दीजिए, आपके एग्जाम में नंबर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन करिए प्रोपेन 1 ऑल का। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन
वन ऑल इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो याद रखिए बेटा, प्रोपेन वन ऑल यानी 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिएगा तो आपको बनेगा, आपका यहाँ पे बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, है ना, प्रोपेनोइक एसिड विथ अल्कलाइन KMnO4। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पे लिख दिया है विथ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। तो जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखेंगे CH3 CH2 CH2OH, दिस इज योर प्रोपेन वन ऑल 1 डिग्री अल्कोहल है। हमने क्या लिया है, अल्कलाइन KMnO4 ले लिया है और साथ में हमने इसको अल्कलाइन KMnO4 लिया है। अब यहाँ पे देखो CH2 को हटा दो और यहाँ पे CH3 CH2 और COOH लगा दीजिए। तो देखो यहाँ पे जो ट्रिक आप यूज करिएगा, जब भी अल्कलाइन KMnO4 है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है और हाइड्रोजन को हटाना है और एक ऑक्सीजन को आपको जोड़ना है। तो बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, ट्रिक यूज कर लीजिएगा, है ना। जब भी अल्कलाइन KMnO4 है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि CH2OH को हटाओ और COOH लगाओ। बस इतना आप कर लीजिए। ये जो ट्रिक है आप इस्तेमाल करिए। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और अल्कलाइन KMnO4 है तो इस ट्रिक को इस्तेमाल जरूर करिए। CH2OH हटाओ और COOH लगाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में। चलिए दूसरा देखते हैं। ये हमारा हो गया ए का सॉल्यूशन। दूसरा देखो बी, कह रहा है ब्रोमीन इन CH2 विथ फेनॉल। तो बेटा ध्यान से देखो, ये फेनॉल है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन और कई बार ये पूछ चुका है। हम क्या करते हैं कि ब्रोमीन हम यूज करते हैं इन CH2 मीडियम। तो ऑर्थो और पैरा पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या बनेगा, Br+ बनता है और यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे OH, हियर इज योर Br। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे हम ऑर्थो और पैरा पे, है ना, यहाँ पे Br लगाते हैं। तो ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ, ये पैरा प्रोडक्ट हुआ एंड पैरा प्रोडक्ट इज योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि OH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल Br+ है तो ऑर्थो और पैरा पे जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ऑर्थो या पैरा? तो पैरा आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि डाइल्यूट HNO3 विथ फेनॉल। तो बेटा ध्यान से देखिए, सी नंबर, है ना, हमारे पास फेनॉल है। देखो हमने फेनॉल बना लिया, दिस इज योर फेनॉल, और इसका रिएक्शन हमने कराया है डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट HNO3 में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा डेट इज NO2+। तो फिर से मैं कहूंगा OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप है। OH इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी डेंसिटी आपका बढ़ाएगा, और यहाँ पे NO2 आपका ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। OH हमारा एक ऑर्थो पे बेटा बनेगा प्रोडक्ट और एक बनेगा आपका पैरा पे। तो OH हो गया, यहाँ पे पैरा पे आपको NO2 मिल जाता है। ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया आपका माइनर, है ना। तो ऑर्थो वाला ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, कभी आपसे मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ दे, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या बताइएगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑर्थो वाले पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से H जो है वो इजीली फ्री नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH बहुत दूर है तो यहाँ पे H इजीली फ्री हो जाएगा, NO2 की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वहाँ पे पोलैरिटी बढ़ेगी। तो ज्यादा पोलैरिटी है, मोर पोलर, यहाँ लिखेंगे मोर पोलर। जितना ज्यादा पोलर है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो 1 और 2 में अगर हम ये भी कंपेयर कर लें कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान रखिएगा बेटा, सेकंड का 1 से ज्यादा होता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो बेसिकली रिएक्शन पूछ रहा है तो आप यहाँ रिएक्शन दे दीजिए। तो हमने यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीटमेंट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रीटिंग फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। बेटा ध्यान से देखिए, फेनॉल का ट्रीटमेंट करना है। तो फेनॉल हमारा है, दिस इज योर फेनॉल, इसका रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारा हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH।
तो याद रखिएगा CHCl3 अगर OH माइनस यानी NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो यहाँ से वाटर निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन आपका कार्बन पे आएगा, यहाँ से एक लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो यहाँ जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है CCl2, ध्यान रखिएगा, यानी कि CCl2 नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका यहाँ पे फॉर्म करता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल याद रखिएगा क्या बन रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल बहुत बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि फिनॉल का रिएक्शन हमारा NaOH के साथ भी हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था अल्कोहल का रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराएंगे तो O माइनस Na प्लस आपका फॉर्म कर जाएगा, ये हमारा हो गया फिनॉक्साइड आयन। और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है CHCl2, दिस इज योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फर्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। फर्दर मान लीजिए, फर्दर हम अगर NaOH के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है, बेटा ध्यान से देखिएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे OH कर लेंगे, यहाँ पे CHO, यानी कि CHO ऑर्थो पोजीशन पे जाकर इंसर्ट हो जाता है। तो इसका नाम क्या है, तो नाम है इसका सैलिसिल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा सैलिसिल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखेंगे हम, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर-टिमन रिएक्शन। तो बस इतना रिएक्शन आप लिखिए, इंटरमीडिएट जरूर बनाइए, यहाँ पे CHCl2 O माइनस Na प्लस इंटरमीडिएट बनाइए, फिर NaOH के साथ उसको ट्रीट करिए, आपका यहाँ पे सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनाना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि इसको अच्छे से याद कर लीजिए। सारे रिएक्शन, जो भी 4 रिएक्शंस मैंने बताए हैं, इन सारे रिएक्शंस के ऊपर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपका ये सब याद हो जाएगा। तो आइए बेटा हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 11.18 में, है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट कर लो इसका। रखना है। अब देखिए कॉलवेज रिएक्शन में क्या है, इसको समझने का कोशिश करिएगा। कॉलवेज रिएक्शन में हम, ठीक है, इन कॉलवेज रिएक्शन, देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कॉलवेज रिएक्शन की। देखिए कॉलवेज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, है ना। फिनॉल को ट्रीट करना है आपको सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे आपका वाटर बनकर बाहर चलाएगा। देखिए ये यहाँ से पानी जो बनकर है ना, बन के बाहर चला गया। देखिए पानी हमारा बाहर चला गया और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज योर सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम फिनॉल ले रहे हैं, इसको बोलते हैं फिनॉल, और ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से कराते हैं तो हमारा यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। अब देखिए कह रहा है कि सोडियम फिनॉक्साइड जब बनता है उसके बाद हम इसको CO2 के साथ, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, देखिए CO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसे बेटा, ध्यान से देखिएगा, CO2 है ना। देखिए ऑक्सीजन पे तो माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, और ऑक्सीजन पे अगर माइनस है तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं बहुत ज़्यादा प्लस हो गया। अब देखिए ये होता क्या है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से समझ में आता होगा और पता भी होगा कि जो सोडियम फिनॉक्साइड होता है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, और दूसरी चीज़ है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन O माइनस डायरेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि O माइनस का अटैचमेंट सीधे कार्बन के साथ हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, आपको ये बात पता है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट ले रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे भी आ सकता है, ऑर्थो पे भी पैरा पे भी आ सकता है, फिर ऑर्थो पे भी आ सकता है। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी आएगी वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में चला गया है। अब देखो कार्बन पे माइनस साइन है, एक आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हुआ जिसमें कार्बन पे माइनस है, और यहाँ फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन पे माइनस है। अब आपको ये बात पता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है वो कार्बन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन पे, यानी कि कार्बन पे माइनस ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है।
तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी। अब जैसे ही यहाँ पे बॉन्डिंग बनती है, नई बॉन्ड बनती है, पुरानी जो बॉन्ड होती है वो टूट जाती है, यानी कि ऑक्सीजन पे चली आती है। और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। देखो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ONA डायरेक्ट मैंने बना दिया, और यहाँ पे आपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन जुड़ गया और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे O पे माइनस आ गया। अब बेटा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका O पे आपने जो माइनस देखा है, यहाँ पे O पे माइनस जो आपने देखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आप लगा दो इधर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। और इस वाले कार्बन पे यहाँ से देखिए, यहाँ पे चूंकि इस वाले माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, यहाँ पे कार्बन पे प्लस आ गया था। देखो यहाँ पे इस कार्बन पे, यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस आ गया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर से मिल गया, है ना। अब होता क्या है कि देखिए जैसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही ये प्रोटॉन यहाँ पे देखिए, ये प्रोटॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है और पाई बॉन्ड वापस बनता है, ये आपका फिर से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, ये इजीली यहाँ से टूट जाता है। क्यों? ये जो आपका बॉन्ड है यानी CH बॉन्ड है, और यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन निकलकर यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है दैट कन्वर्ट्स इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वापस यहाँ पे माइनस साइन डेवलप कर जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, ये पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो H यहाँ से निकला, अब बेटा देखो H तो फ्री रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पे H फ्री होता है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बैक सप्लाई दे देता है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है, और हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाता है, और ये पाई बॉन्ड टूटकर वापस ऑक्सीजन पे चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बन जाता है आपका COOH, और यहाँ पे O माइनस Na प्लस आ जाता है, एंड हेयर इज योर पाई बॉन्ड। देखो वापस हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका था, एरोमेटिसिटी यहाँ पे लॉस्ट हो चुका था, तो अपने एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए अब क्या करेगा, अब यहाँ प्रोटॉन को फायर करेगा, ये प्रोटॉन को फायर करेगा, ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही प्रोटॉन को फायर करेगा, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेप है ना बहुत ही फास्ट स्टेप होता है। अब यहाँ पे आपका फेनॉक्साइड आयन बन गया बेटा, ध्यान से देखिए, एंड दिस फेनॉक्साइड आयन, ये जो आपका फेनॉक्साइड आयन है, अगेन यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे आपका जो वाटर निकला था, वाटर जो हमने यहाँ पे निकाला है, उसी वाटर से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखो ये क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, O माइनस इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन H के बीच का बॉन्ड है, ये वापस टूट के ऑक्सीजन पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से OH माइनस हमारा बाहर निकल गया। अब ये जो H आपको दिख रहा है, ये इस वाले ऑक्सीजन पे चला जाता है। अब यहाँ देखिए Na प्लस आपको दिख रहा है, नहीं ये Na प्लस। अब यहाँ से वाटर से OH माइनस निकला था, तो Na और OH मिलकर यहाँ पे आपको दे देगा NaOH, यानी NaOH जो है ना वो एक कैटलिस्ट का यहाँ काम कर रहा था, यानी बेस का काम कर रहा था वापस। अब देखिए ये H यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे जैसे ही H आएगा तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये Na अब नहीं रह जाएगा, यहाँ पे OH का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज कॉल्ड योर सैलिसिलिक एसिड, याद रखिएगा सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो दिस इज योर कॉल बेस रिएक्शन। अगर आपको डायरेक्ट बनाना है, आप सीधे आप क्या करिए, फिनॉल लीजिए, आप यहाँ पे फिनॉल लेंगे, साथ में पहला आपको रिएजेंट चाहिए NaOH, और दूसरा चाहिए CO2, और तीसरा चाहिए हाइड्रोलिसिस। बस ये ध्यान रखिएगा, H2O एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H+। तो डायरेक्ट आप सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे आपको मिलेगा COOH, दिस इज कॉल्ड योर सैलिसिलिक एसिड। दिस इज योर कॉल बेस रिएक्शन, ये हमारा कॉल बेस रिएक्शन है ना। अब चलिए बात करते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी रीमर टीमन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, और रीमर टीमन रिएक्शन में वहाँ पे पूरा मैंने आपको स्टेप बताया था कि कैसे बनता है। एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सा होता है, डाइक्लोरोकार्बीन। इस वाले में मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ एन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा पहला हुआ, दूसरा देखो। रीमर टीमन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल से अगर सैलिसिलडिहाइड बनाना है तो आपको क्या लेना होगा, NaOH,
और यहाँ लेना होगा CHCl3, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। तो बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस वाले में आपको सबसे पहले यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है। देखिए O माइनस Na+, सेम वही चीज, यहाँ पे H निकलेगा, यहाँ से OH निकला तो O माइनस Na+ आ गया। दिस इज कॉल्ड योर सोडियम फेनॉक्साइड। ये बेटा ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। अब देखिए सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन, ठीक है, आपका होगा अगेन क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और साथ में NaOH, फिर से यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अब देखो ये दोनों मिलकर जो तुमको इलेक्ट्रोफाइल देता है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल आपका होता है CCl2 विथ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड योर डाइक्लोरोकार्बिन। ये हमारा डाइक्लोरोकार्बिन होता है और यही आकर सब्स्टिट्यूट करता और फाइनली हमारा जो O माइनस Na+ बनाया है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये CCl2 आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन डाइक्लोरोकार्बिन को मिला। चूंकि आपको पता है कि CCl2 में कार्बन का जो ऑर्बिटल होता है वो खाली है, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। अगर यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और आपको पता है कि सोडियम फेनॉक्साइड में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो पे और पैरा पे डिपॉजिट करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिला, देखो C को इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिला, कार्बन के ऊपर एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था, साथ में इस वाले से इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया। बेटा ध्यान से देखिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज योर प्लस साइन, है ना। अब ये प्लस साइन हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए ये हाइड्रोजन क्या होता है कि बगल में देखो, बगल में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस वाले प्रोटॉन को मिल जाता है और यहाँ पे जो आपका सिग्मा CH सिग्मा बॉन्ड है, ये CH सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है CC पाई बॉन्ड में। देखिए कैसे मैकेनिज्म हो रहा है ना। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ये आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जस्ट अपने बगल वाले प्रोटॉन को ट्रैप करेगा। क्योंकि बेटा देखो हुआ क्या है कि जैसे ही यहाँ रेजोनेंस करके ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था, ये बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी को लॉस कर दिया, काफी समय लगा होगा और ये बहुत ही स्लो रिएक्शन हुआ होगा। अब क्या है, अब यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस वाले प्रोटॉन को ट्रैप करके वापस ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है। और ये स्टेप जो है ना बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि स्टेबल होने जा रहा है। पहले ये अनस्टेबल हो गया, देखो शुरू में ये स्टेबल था, एरोमेटिक था, बाद में क्या हो गया, बाद में ये अनस्टेबल हो गया, क्योंकि अपने एरोमेटिसिटी को लॉस कर दिया। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्या, देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। और सिग्मा कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है वैसे ही यहाँ पे देखिए क्या होता है, एरोमेटिसिटी लॉस कर देता है और फिर से वापस हमें एरोमेटिसिटी चाहिए, तो रिएक्शन हमारा फास्ट होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इस वाले प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा। अब ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म है कंप्लीट, ये मैकेनिज्म है। अगर ये आप लोग समझ गए तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इस वाले कार्बन से हम प्रोटॉन को ट्रैप कर लेते हैं। देखिए प्रोटॉन हमने क्या कर लिया, CHCl2 हमने यहाँ बना लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे O माइनस Na+, ठीक है। दिस इज योर इंटरमीडिएट स्टेप। यही आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो रिएक्शन है हमारा इंटरमीडिएट बना, दिस इज योर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। फाइनली हम इसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, है ना। जब हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पे मैं कर रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने आपको कंप्लीट मैकेनिज्म बता दिया। देखिए फिर से हम क्या करेंगे, NaOH के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो CHCl2 आपको दिख रहा है, तो इस Cl2 को ऐसे लिखो आप, देखो यहाँ पे CH है, दोनों Cl आप ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ 2 मोल आप NaOH ले लो, OH माइनस 2 मिलेगा। एक आपका इस कार्बन पे इधर से अटैक करेगा, एक आपका इस कार्बन पे इधर से अटैक करके इस Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये आपका दोनों बाहर निकल गया और दोनों OH आपका यहाँ पे आके जुड़ गया। तो देखिए क्या होता है,
यहाँ पे आपका कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, OH एंड OH। यहाँ आपका एरोमेटिसिटी गेन कर चुका है, O माइनस Na प्लस बन चुका है। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बना, दिस इज योर जेम डायोल, जेम डायोल का फॉर्मेशन हो गया। अब बेटा ध्यान से देखिए, जेम डायोल तो आपको पता है ना, ये अनस्टेबल नेचर का होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ थोड़ा सा हीट करोगे, वाटर बाहर चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से वाटर आपका बाहर गया, यहाँ पे क्या बनेगा, CHO यानी एल्डिहाइड बनेगा। देखिए एल्डिहाइड बना, यहाँ पे बन गया CHO, यहाँ पे O माइनस Na प्लस आया। अब चूंकि पानी भी है साथ में, वाटर भी है, अब वाटर से क्या करेगा, फाइनली ये जो फेनॉक्साइड आयन है एसिडिक मीडियम में, या आप पानी ले लो जिसमें जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, उस प्रोटिक सॉल्वेंट से क्या करेगा, ये प्रोटोन को ट्रैप कर लेगा। देखो ये प्रोटोन ट्रैप करेगा। अब जैसे ही प्रोटोन ट्रैप करेगा, यहाँ पे O माइनस Na की जगह पे सिंपल हमारा OH यानी फिनॉल बन जाएगा, और इसका नाम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सैलिसल डिहाइड, सैलिसल डिहाइड। तो ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज सैलिसल डिहाइड। तो कॉल्बेज रिएक्शन से हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, और रीमर टीमन रिएक्शन से हमारा सैलिसल डिहाइड बनता है। मैकेनिज्म हमने पूरा आपको अच्छे से डिटेल समझा दिया, आप इसको याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस जो है आपको समझना है, कैसे कैसे क्या मैकेनिज्म है। एक बार मैकेनिज्म समझिए, उसके बाद आपके दिमाग में ये जब सेट हो जाएगा तो कभी नहीं निकलेगा ये, है ना। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे तीसरा रिएक्शन बताता हूँ, कर लीजिए। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, ये दो रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है ना। बात करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो बेटा ध्यान दो, विलियमसन सिंथेसिस में सी में हमारा क्या होता है कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड आयन is treated with alkyl halide, then ether is formed। क्या बनेगा, ether is formed, है ना। this reaction ये फॉलो करेगा SN2 पाथवे। ये बेटा ध्यान दीजिएगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड आयन, है ना, तो जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने लिया है सोडियम सॉल्ट, यानी कि RO माइनस Na प्लस, दिस इज योर सोडियम सॉल्ट। और आपको पता है कि बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप लगा हुआ है R, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। अब इसने क्या किया, अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन किया। अब चूंकि यहाँ पे आपको पता है कि सोडियम एल्कोक्साइड जो है ये एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, इस R के ऊपर अटैक करके इस X को बाहर कर देगा, ठीक है। रिएक्शन फॉलो करेगा SN2, बेटा ध्यान दीजिएगा, SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा और क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका R। देखो R हो गया, R के ऊपर किसने अटैक किया, O अटैक किया, OR डैश, ये R डैश था, ये R था, दिस इज योर ईथर। यही हमें फॉर्म करना था, दिस इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस है, जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोक्साइड आयन को हम अल्काइल हैलाइड के ऊपर ट्रीट करते हैं, तो हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए दूसरा हम रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में पूछ रहा है। देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर डी में हमारा, देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। व्हेन, इसमें लिखेंगे व्हेन टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स are attached to ईथर ऑक्सीजन जो है आपका, है ना, दोनों तरफ से आपका दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगेगा, देन अनसिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म्ड। बेटा ध्यान दीजिएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर जो है वो फॉर्म करेगा, है ना, अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा। जैसे मान लो हमने CH3 ले लिया, O C2H5 ले लिया,
तो दोनों तरफ आप देखिए, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 है। दिस इज योर अनसिमेट्रिकल ईथर। तो बस आपको अनसिमेट्रिकल ईथर में आपको यही लिखना है कि जब दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच होगा इस वाले ऑक्सीजन के दोनों साइड में, आइदर साइड में, दिस इज कॉल्ड योर अनसिमेट्रिकल ईथर। तो जल्दी से बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। अब हम इसके आगे 11.19 पे बात करते हैं।